जिस खबर का हम रुख कर रहे थे अनंत, वो ये आ रही है फिलहाल कि जिस तरह की जीत यहाँ पर दर्ज हुई है मायावती की तरफ से, नेता विपक्ष का पद पाने के लिए जो है अब वहाँ पर कोई विपक्ष का पद किसी को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो कुल संख्या होती है वो 10% संख्या होनी चाहिए, यानी कम से कम 29 विधायक होने पर ही नेता विपक्ष का पद मिल सकेगा। चाहे कांग्रेस हो, शिवसेना हो, यूबीटी हो या शरद पवार की एनसीपी, तीनों ही पार्टियां इस नंबर से पीछे। अनंत, ऐसे में ये क्राइसिस हो जाएगा। तो स्थिति यहाँ तक आ गई कि आप नेता विपक्ष तक की स्थिति में नहीं पहुंच पाए। जी, और बिल्कुल ये कोई पहली बार नहीं है इस देश की सियासत में। हालांकि महाराष्ट्र में ये पहली बार हो रहा है अदिति, कि पहली बार विपक्ष के नेता का पद किसी विरोधी पार्टी को नहीं मिलेगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि पहली बार ये नहीं हो रहा है। हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था, और ये देखिए ब्रेकिंग हम आपको दिखा रहे हैं, एमवीए नेता को विपक्ष का पद भी मिलना मुश्किल है। ये बात यहाँ पर बड़ी खबर इस समय। एमवीए का कुल दल 10% सीटें नहीं पा सका, कोई भी दल जो है 10% सीटें नहीं मिली, जो कि नियम है विपक्ष का नेता पद पाने के लिए। नेता विपक्ष पाने के लिए 10% विधायक होना जरूरी है। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। जितेंद्र, पहले तो हम बात करेंगे कि जो देवेंद्र फडणवीस का कॉन्फिडेंस है, और उन्होंने जो बात कही थी समंदर हूँ लौट कर आऊँगा, वो समंदर बनकर आ गए हैं। दूसरी बात ये कि नेता विपक्ष का पद विरोधी पार्टियों में से किसी को नहीं मिल पाएगा। मेरे ख्याल से शायद महाराष्ट्र की सियासत में पहली बार ऐसा मौका आया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस बुरी तरीके से विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी की हार हुई है, और महाविकास आघाड़ी के जो तीनों बड़े घटक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना हो, या फिर शरद पवार वाली एनसीपी हो, ये तीनों ही 29 का आंकड़ा नहीं हासिल कर सके हैं, 29 तक का आंकड़ा नहीं हासिल कर सके हैं, जो कि जरूरी है कि आपको विपक्ष के नेता का पद मिल सके। ऐसे में जो है ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति हो गई है महाविकास आघाड़ी के लिए, क्योंकि विपक्ष के नेता का आधिकारिक पद भी उनको नहीं मिल रहा है। विपक्ष के नेता का पद, जैसा कि आप जानते होंगे, कि वो एक कैबिनेट रैंक के मंत्री के जितना होता है, तो वहां तक अब महाविकास आघाड़ी को हासिल नहीं हो रहा है। अब अगर बात करें देवेंद्र फडणवीस की, जो उन्होंने मीडिया से अभी चर्चा की, तो उसमें से देखिए मोटे तौर पर दो बड़ी बातें निकल कर आई। एक तो उन्होंने जो है इनडायरेक्टली मराठा आरक्षण को लेकर जो आंदोलन हुआ था उस पर उन्होंने टिप्पणी की, और उनका ये कहना था कि पोलराइजेशन करने की कोशिश की गई एक समुदाय को। इसका मतलब वो इशारा कर रहे थे मनोज जरंगे पाटिल की तरफ, और ये कह रहे थे कि जाति जाति में बांटने की कोशिश की गई हिंदू समुदाय को, ये उनके कहने का मतलब था। ये एक बात निकलकर पूरी तरह से सामने आ रही है। दूसरा कि जो आरोप लगाया गया संजय राउत की तरफ से कि इसमें कुछ ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और वो इन नतीजों को मानने से इनकार करते हैं, तो वहां पर उन्होंने इशारा किया कि आप जो है झारखंड के चुनाव को देखिए, वहां पर आपको सब कुछ सही नजर आ रहा है, लेकिन सारी गड़बड़ी आपको महाराष्ट्र में ही नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर उस आरोप को भी उन्होंने खारिज किया। अब जो जहां तक वो उनका ये कहना कि वो समंदर हैं वापस लौट कर आएंगे, ये बात तो उन्होंने कह दी, लेकिन अभी भी ये बात आधिकारिक तौर पर उनकी ओर से नहीं की गई है, और जाहिर तौर पर वो फिलहाल कह भी नहीं सकते कि क्या महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री वे ही होंगे, क्या तीसरी बार वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, क्योंकि अभी एक प्रक्रिया होनी बाकी है। पहले तीनों दलों के नेता एक साथ में बैठेंगे वर्षा बंगले पर, जहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे, अजीत पवार आएंगे और देवेंद्र फडणवीस होंगे, और तीनों पार्टियों के बड़े नेता बैठेंगे, और पहले तो इस बात पर जो है मुहर लगेगी कि आखिर मुख्यमंत्री किस पार्टी का होना चाहिए। जो हमारा अपना अनुमान है वो ये है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो सकता है, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, और शिंदे सेना को जितनी सीटें मिली हैं उससे दुगनी से भी ज़्यादा सीटें बीजेपी ने हासिल की हैं। ऐसे में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। अगर ये बात तय हो जाती है तो फिर गेंद बीजेपी के पाले में है। बीजेपी के आला नेतृत्व की बैठक होगी, और उसमें फिर मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम होगा, और ये नाम हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस का ही हो। इसकी सबसे बड़ी प्रबल संभावना जो है, बीजेपी अपने पुराने पैटर्न को फॉलो करती है, जिसमें कि वो जिनका नाम रेस में चल रहा होता है उन्हें बिल्कुल भी नहीं लेकर आती है, या फिर कुछ अलग हटकर देवेंद्र फडणवीस को ही लेकर आती है। उसका इंतजार रहेगा। जितने आप बने रहिए हमारे साथ। रौनक कुकड़े जुड़ गए, और ये बड़ी खबर रौनक इस वक्त यहाँ पर लेकर आए कि महाराष्ट्र का महाविकास आघाड़ी का जो सूपड़ा है वो तो साफ हो गया, लेकिन अब नौबत ये आ गई है कि नेता विपक्ष का पद भी किसी दल को नहीं मिल पाएगा। रौनक, क्या इसकी तकनीकियां होती हैं, और किस तरह से ये जो विपक्षी दल हैं तीनों ही 10% संख्या तक हासिल नहीं कर पाए विधायकों की?
जी देखिए अदिति, मैं आपको इसकी जानकारी देना चाहता हूँ। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं और अगर उसका 10% अगर आपको नेता विपक्ष का पद हासिल करना है तो कम से कम 10% सीटें आपकी जीत की आना चाहिए। अब ये इसमें गठबंधन की जो संख्या है वो मिलाकर ये नहीं होता, ये इंडिविजुअल पार्टी के तौर पर होता है। और फिलहाल जिस तरह के रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं और लगता नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव होगा। 20 यानी लगभग 29 सीटें चाहिए एक पार्टी को अगर नेता विपक्ष का पद चाहिए तो। फिलहाल कांग्रेस पार्टी 20 पर नजर आ रही है, शिवसेना यूबीटी 19 पर नजर आ रही है और शरद पवार की एनसीपी पार्टी जो है वो लगभग 12 सीटों पर नजर आ रही है। ऐसे में तीनों पार्टियों को फिलहाल ये पद जो है मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि अब भी रिजल्ट पूरी तरीके से आना बाकी है, लेकिन जिस तरह के ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं उससे लगता नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ बदलाव होगा। अब दूसरा सवाल इसमें हो जाता है कि ये तो जो कानून है वो इस तरह की जो प्रावधान है वो रखे गए, लेकिन अगर विधानसभा के अध्यक्ष चाहते हैं तो वो नेता विपक्ष का पद दे सकते हैं। अब विधानसभा के अध्यक्ष पर यह निर्भर करता है कि क्या वाकई में वो किसी पार्टी को जिसके पास 29 विधायकों की भी संख्या ना हो उनको वो नेता विपक्ष पद दे पाएंगे या नहीं।